इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही है। 30 में से 25 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन पूछा है, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है, लेंस का शक्ति किस में मापा जाता है। लेंस का शक्ति जो है किस में मापा जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति यह बताती है कि वह की लेंस प्रकाश को कितना मोड़ सकता है। इसे डायोप्टर यानी कि कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो मीटर जो है या लंबाई की इकाई है, न्यूटन की बात करें तो बल की इकाई है, और वोल्ट जो दिया हुआ है या विद्युत विभव की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में रक्त समूह की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1901 में मानव रक्त समूह की खोज की थी। उन्होंने ए बी और ओ रक्त समूह प्रणाली की पहचान की, जिसे आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है, जिसमें एबी जो ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वग्राही ब्लड होता है, और ओ जो होता है वह सर्वदाता ब्लड कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्लाज्मा अवस्था किसके बीच की अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था जो होती है किसके बीच की अवस्था होती है, यह आपसे पूछा है, प्लाज्मा अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस और आयनित गैस के बीच की अवस्था होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की एक चौथी अवस्था है जो ठोस, द्रव और गैस के बाद आती है। यह तब बनती है जब गैस को अत्यधिक ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा दी जाती है, जिससे गैस के अणु आयनित हो जाते हैं, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये धन आयन व इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। इसी कारण प्लाज्मा को कहा जाता है आयनित गैस की अवस्था। प्लाज्मा की विशेषताएं बताएं आपको, तो इसमें बिजली का संचार संभव होता है या चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य व अन्य तारों का पदार्थ, फ्लोरोसेंट लाइट्स, टेलीविजन स्क्रीन, नियॉन साइंस या बिजली की चमक, ये सभी इसके उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण को कौन नियंत्रित करता है। रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण को कौन नियंत्रित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स यस लिखिए, नहीं पता है तो नो लिखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। रेडियोधर्मिता एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर नाभिक स्वतः विकिरण उत्सर्जित करता है। इसे ना कोई बाहरी बल रोक सकता है और ना कोई नियंत्रित कर सकता है। यह तब तक होता है जब तक कि तत्व स्थिर नाभिक में ना बदल जाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, द्रव में ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा करती है। द्रव में ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा करती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो केवल माध्यम की कणों के कंपन के द्वारा ही यात्रा कर सकती है। द्रव में ध्वनि अणुओं के आपसी कंपन और टकराव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती, इसलिए शून्य में ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि वहां कोई अणु या कण नहीं होते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ओजोन परत किस गैस से बनती है। ओजोन परत किस गैस से बनती है, यह आपसे पूछा है। तो ओजोन परत जो बनती है, ओजोन परत गैस वह जो बनती है ऑक्सीजन से बनती है। इसका जो प्रतीक ही है वह O3 होता है। ओजोन गैस का जो प्रतीक है वह O3 होता है। ओजोन एक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। वायुमंडल के समताप मंडल में यह गैस एक परत बनाती है जिसे ओजोन परत कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीव। मेंडलीव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिमित्री मेंडलीव एक रूसी रसायन शास्त्री थे जिन्होंने वर्ष 1969 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया था। मेंडलीव की सारणी की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने अभी अनजाने तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़े और इनके गुण की भविष्यवाणी की है जो बाद में सच साबित हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स होते हैं। मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉड्स और कोन्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
रेटिना आंख का वह भाग है जहां पर प्रकाश की संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो रॉड कोशिकाएं होती हैं और कोन कोशिकाएं होती हैं। रॉड कोशिकाएं जो होती हैं या कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। और कोन कोशिकाएं जो है तेज रोशनी में काम करती हैं, रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। कौन कोशिकाएं, यह भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है। किसी पिंड का भार जो होता है किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करते हैं। क्या होता है इसका सूत्र? तो W बराबर m इंटू जी इसका सूत्र होता है। W जहां पर भार है, m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। चूंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल स्थान के अनुसार बदलता है, इसलिए वास्तव में भार g पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जो है वह क्या करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज करता है लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया के अंत में अपवर्तित रह जाता है, या संक्रियण ऊर्जा को कम करता है जिससे प्रतिक्रिया जल्दी पूरी होती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं तो लोहे का उपयोग हैबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश की गति का मान क्या है। प्रकाश की गति का मान क्या है या बता दीजिए। बहुत बार बताया, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति का मान है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है और लोग कंफ्यूज करके गलत होकर करके आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा परमाणु में धनावेश कहां होता है। परमाणु में धनावेश कहां होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस में होता है। परमाणु में धनावेश जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है। परमाणु दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस जो होता है केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो चारों ओर होता है। न्यूक्लियस में उपस्थित कण प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह निरावेशित होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर बनाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटोरिएक्टर सेल्स यानी कि रोड्स और कोन्स होते हैं जो प्रकाश की संजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। कॉर्निया, आइरिस और पुतली प्रकाश को प्रवेश देने नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, लेकिन प्रतिबिंब छवि रेटिना पर ही बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए। दूरदृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता जबकि दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मायोपिया जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक किसके द्वारा किया जाता है या किस लेंस के द्वारा मायोपिया को ठीक किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक किया जाता है। मायोपिया एक नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती। इसका कारण यह होता है कि आंख का नेत्र गोलक लंबा हो जाता है या आंख की लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है जिससे छवि रेटिना के पहले बनती है। इस दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो जिसमें जैसे हवा से पानी में तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। वेग बदलता है, दिशा भी बदलती
है जिसे अपवर्तन कहते हैं। तरंग दैर्घ्य भी बदलती है लेकिन आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न आवृत्ति उस स्रोत की विशेषता होती है और माध्यम के बदलने से नहीं बदलती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी द्रव का घनत्व अधिकतम कब होता है। किसी द्रव का घनत्व अधिकतम कब होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह 4 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर हो। जब वह 4 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर हो तो द्रव का घनत्व अधिकतम होता है, याद ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कई बार हम लोग कर भी चुके हैं और एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज की थी वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अगर आपसे पूछ लेते कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन गैस की जो खोज की थी और जोसेफ पिस्टली ने की थी। जोसेफ पिस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी और जॉन डाल्टन जो ऑप्शन में दिया है इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीलियम गैस को सुपर फ्लूइड क्यों कहा जाता है। हीलियम गैस को सुपर फ्लूइड क्यों कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य चिपचिपाहट के कारण हीलियम गैस को सुपर फ्लूइड कहा जाता है। सुपर फ्लूइड कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा न्यूनतम ऊर्जा पर स्थिर इलेक्ट्रॉन को किस स्थिति में पाया जाता है। न्यूनतम ऊर्जा पर स्थिर इलेक्ट्रॉन को किस स्थिति में पाया जाता है ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट वह अवस्था होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर होता है और सबसे अधिक स्थिर होता है। यह वह स्थिति है जब इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य कक्ष में होता है और उनमें कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह भी इंपॉर्टेंट है। सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोनार में जिस तरंग का उपयोग किया जाता है वो होती है पराश्रव्य तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके जल के भीतर वस्तुओं की स्थिति, दूरी और गति का पता लगाती है। इसमें उपयोग होती है पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये इंसानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। सोनार की कार्यविधि बताएं आपको तो पराश्रव्य तरंगे पानी में भेजी जाती हैं। जब ये तरंगे किसी वस्तु जैसे पनडुब्बी, मछली या समुद्र तल से टकराती हैं तो परावर्तित होकर लौटती हैं। उस परावर्तित समय के आधार पर दूरी मापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किसके अध्ययन हेतु होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किसके अध्ययन हेतु होता है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्वों के वर्णक्रम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग किसी तत्व या यौगिक द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती। किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा जो है किस पर निर्भर नहीं करती है यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिति पर निर्भर नहीं करती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तुओं के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। या ऊर्जा वस्तु की आंतरिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जैसे तापमान कणों की गति को प्रभावित करता है। द्रव्यमान अधिक कण होंगे तो अधिक ऊर्जा होगी। संरचना अणुओं की प्रकृति और बंधन ऊर्जा को तय करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चतुर्थ अवस्था की वस्तु को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। चतुर्थ अवस्था की वस्तु को क्या कहा जाता है। तो चतुर्थ अवस्था की वस्तु को जो कहा जाता है वह प्लाज्मा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा। वस्तु की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा को ही चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अमोनिया का उत्पादन हैबर प्रक्रिया में किससे होता है। अमोनिया का उत्पादन हैबर प्रक्रिया में किससे होता है यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से।
हैबर प्रक्रिया एक औद्योगिक विधि है जिसका उपयोग अमोनिया के निर्माण के लिए किया जाता है। अमोनिया का जो उपयोग होता है उर्वरकों में हुआ आता है, रसायन निर्माण में होता है, विस्फोटक प्लास्टिक और दवाओं में भी किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे मजबूत अम्ल कौन सा होता है। सबसे मजबूत अम्ल कौन सा होता है ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है, फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिसका रासायनिक सूत्र था HSBF6, यह सबसे मजबूत अम्ल होता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह विश्व का सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है, या सुपर एसिड की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है इसकी अम्लता पारंपरिक अम्लों जैसे HCl H2SO4 से लाखों गुना अधिक होती है, या इतना शक्तिशाली होता है कि कांच और प्लास्टिक को भी नष्ट कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान में वृद्धि किस कारण होती है। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान में वृद्धि किस कारण होती है यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति के कारण होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, या प्रभाव विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डापलर प्रभाव किससे संबंधित है। डापलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है यह आपसे पूछे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन डापलर प्रभाव इससे संबंधित है। डापलर प्रभाव वह परिघटना है जिसमें किसी सूत्र और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होने पर तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर एम्बुलेंस की आवाज, जब एम्बुलेंस पास आती है तो सायरन की आवाज तेज यानी कि उच्च आवृत्ति सुनाई देती है, और जब वह दूर जाती है तो आवाज धीमी कम आवृत्ति हो जाती है। यही डापलर प्रभाव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत मोटर के लिए है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत मोटर के लिए। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम उपयोग विद्युत मोटर में उत्पन्न बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत मोटर। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए।